ओके चलिए क्लास शुरू करते हैं बेटा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर का जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो हमने पूरा कर लिया। अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, हेनरी लॉ कर लिया, राउल्स लॉ कर लिया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सब हमने देख लिया बेटा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो हमने सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए हैं। अब आज एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो इस चैप्टर का सबसे पेचीदा हिस्सा है। बहुत अजीब सा टॉपिक है। आपके स्कूल में ये चैप्टर हो गया है ना, सबके स्कूल में हो गया है। वेंट ऑफ फैक्टर कुछ पढ़े हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़े हैं, समझ में आया? अगर बहुत ध्यान से सुनोगे तब तो कुछ शायद दिमाग में घुस भी जाएगा, पर ये बहुत अजीब सा टॉपिक है। मैं आपको पहले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या बताता हूं, और उसके बाद जब आप इसके न्यूमेरिकल बनाओगे ना, मैं बता दूं इसके न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा तो बड़े मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स। अक्सर इसके इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में देखा गया है। तो तैयार हो जाइए, हैवी न्यूमेरिकल आने वाला है अभी। पर उस न्यूमेरिकल तक पहुंचने के लिए थियरी एकदम क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल हैवी किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? सिर्फ कैलकुलेशन। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं होगा, चिंता ना करें। तो पहले आज हम इस टॉपिक को एकदम डीपली समझ जाते हैं बेटा, ताकि न्यूमेरिकल में हमको परेशानी ना हो। अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताना बेटा। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सपोज कि 1 ग्राम हमने बेटा ग्लूकोज ले लिया और इसको हमने 100 ग्राम वाटर में डाल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन देता हूं, 1 ग्राम एसिटिक एसिड को मैंने डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, और अब आपको एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया कि चलो इस सॉल्यूशन का डेल टीबी फाइंड आउट करो, डेल टीबी, और इस सॉल्यूशन का भी आपको डेल टीबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जल्दी बताना बेटा, डेल टीबी निकालना है आपको। हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई? केबी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखूं तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही है बेटा, दोनों क्वेश्चन एकदम एक जैसा। बस क्या फर्क है मुझे बताएंगे? क्या फर्क है? सिर्फ सॉल्यूट अलग अलग है। उसमें क्या है बेटा? ग्लूकोज, और इसमें क्या दिया है? एसिटिक एसिड। बस इतनी सी बात है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आपको क्या निकालना है भाई? डेल्टा टीबी निकालना है बेटा। जल्दी बताओ केबी क्या होगा? वाटर है ना, वाटर। तो वाटर के लिए केबी कितना होता है? हालांकि केबी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं केबी कितना होता है वाटर के लिए। किसी याद नहीं है? केबी का वैल्यू होता है 0.52। मत निकाल, मैं बता दे रहा हूं, कष्ट मत करो। कितना था बेटा? 0.52। और केएफ कितना होता है? 1.86। हालांकि कंपलसरी नहीं है आपको इसको याद रखना, पर वाटर के लिए फिक्स होता है। तो चलो बताओ बेटा, केबी का वैल्यू क्या लूंगा? 0.52। जल्दी बताइए, सॉल्यूट का वेट कितना है बेटा? 1 ग्राम, 1 ग्राम। और अब बताओ सॉल्वेंट का वेट कितना है बेटा? सॉल्वेंट कितना? 100 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब यहां पर आपको डेल्टा टीबी निकालना है। केबी की वैल्यू अगेन वाटर है तो 0.52 केल्विन होगा। सॉल्यूट का वेट कितना है बेटा? 1 ग्राम, 1 ग्राम। और सॉल्वेंट का वेट कितना है? 100 ग्राम। बस इतना पूछूंगा आप लोगों को कि यहां पर एमबी का वैल्यू कितना लूं? ग्लूकोज है, किसी को याद है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180 होता है। चलो अब तो याद होने लगा है। और यहां पर एसिटिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? बताओ कितना होगा मॉलिक्यूलर मास इसका? 62। सोच समझ के बताओ कितना, बताओ बताओ, सॉल्व करो। 60 होता है बेटा। ठीक है, 60 होता है। दो क्वेश्चन है एकदम एक जैसे हैं, दो क्वेश्चन एकदम एक जैसे हैं। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपने एलिवेशन का न्यूमेरिकल पहले किया है तो एक बार में समझ में आ गया होगा। पर अब प्रॉब्लम क्या पता है? जब दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो जो भी आंसर आएगा जब चेक करोगे तो ये वाला जो आंसर है वो सही होगा। सही मतलब जो बुक में दिया है वही आंसर होगा। पर यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा।
बुक में कुछ और दिया रहेगा और आपका आंसर कुछ और आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आप तो नॉर्मल जो मेथड हम यूज करते हैं उसी मेथड से क्वेश्चन बनाए हो। तो आप देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, लेकिन एक में आंसर आपका गलत आ रहा है और एक में सही आ रहा है और आप समझ भी नहीं पाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा, एक एक करके पॉइंट को समझना। इस क्वेश्चन में देखो कौन सा सॉल्यूट है, ग्लूकोज, और इसमें क्या है, एसिटिक एसिड। एक बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, अभी तक जितने न्यूमेरिकल आपने बनाए हैं, जितने न्यूमेरिकल, उनमें सॉल्यूट क्या क्या होता था, याद करो थोड़ा सा। जितने भी न्यूमेरिकल आपने बनाए हैं उनमें सॉल्यूट क्या क्या होता था। कभी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, नेप्थलीन, कैम्फर, प्रोटीन, यही सब होता था ना। अभी तक आपने जितना न्यूमेरिकल बनाया है बेटा, आपने अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल बनाया है उसमें सॉल्यूट क्या होता था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और याद करो। अभी तक जितने न्यूमेरिकल बनाए हो उनमें सॉल्यूट क्या होता था। तो आपका सॉल्यूट होता था, किसी क्वेश्चन में ग्लूकोज होता था, कभी फ्रुक्टोज होता है बेटा, कभी यूरिया होता है, कभी नेप्थलीन होता है, कभी कैम्फर होता है, कभी प्रोटीन होता है, यही सब था। पर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल था क्या जिसमें HCl आया हो? नहीं। एक भी न्यूमेरिकल में H2SO4 नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में CH3COOH नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में NaOH नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में KOH नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में CaOH होल ट्वाइस नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में NaCl नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में KBr नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में K2SO4 नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में Na3PO4 नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में AlCl3 नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन में BaCl2 नहीं आया है। तो बताओ कि इन सभी सॉल्यूट में और इनमें क्या फर्क है, ये बताओ। HCl को तोड़ना जानते हो, ये कैसे टूटता है बेटा, H+Cl-। आप इसको डिसोसिएट करना जानते हो। H2SO4 कैसे टूटता है, 2H+SO4 2-। अगर आपको डिसोसिएट करने आता है तो ठीक है, मैं एक बार बता भी दूंगा, हाँ, पर बस पूछ रहा हूं। H2SO4 टूटता है मालूम है ना। NaOH कैसे टूटेगा, Na+OH-, NaCl, Na+Cl-, K2SO4 2K+SO4 2-। ग्लूकोज कैसे टूटेगा बताओ, नहीं टूटता ये। अगर टूटता होता तो आपको पता होता। यूरिया कैसे टूटता है, यूरिया कैसे टूटता है आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पता, वो टूटता ही नहीं इसलिए आपको नहीं पता, वरना पता होता आपको। ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते, और ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉल्वेंट में जाते ही टूट जाते हैं बेटा, या तो टूट जाते हैं और कभी कभी जुड़ भी जाते हैं। अब जुड़ेंगे कब बताऊंगा। आपने आज तक इनको तोड़ा है, इनको डिसोसिएट किया है, पर कभी कभी ये एसोसिएट भी होते हैं, कब होते बताऊंगा। फिलहाल ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो ना तो डिसोसिएट होते हैं ना तो एसोसिएट होते हैं। इनको कहते हैं बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और वे सारे कंपाउंड जो डिसोसिएट हो जाएं या एसोसिएट हो जाएं ऑन डिसॉल्विंग सॉल्वेंट, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या समझे, अब तक जितना न्यूमेरिकल आपने बनाया है उनमें आपने सॉल्यूट किसको लिया था, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और आज आप जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या आने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट के आ जाने से आपका आंसर गलत आ रहा था। तो आखिर इलेक्ट्रोलाइट के आ जाने से आंसर गलत क्यों हो गया बताता हूं। चलो अब इसको कॉपी नहीं करना है, बस बता रहा हूं मैं। अब सुना बेटा, क्यों ऐसा हुआ इसको समझते हैं। जब मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ाया था, एलिवेशन और डिप्रेशन पढ़ाया था, एक डेरिवेशन मैंने किया था, वो थोड़ा डेरिवेशन याद करने की कोशिश करें। ये देखो वो डेरिवेशन जानबूझ के आपको याद दिला रहा हूं। ऐसे करते थे बेटा, डेल्टा टीबी था, ये के, यहां पर एक्स बी, ये डेरिवेशन आप कर चुके हैं, मैं आपको करवा चुका हूं। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसको नेग्लेक्ट करने के बाद क्या इक्वेशन आया था, के, देखो देखो मैं कुछ याद दिला रहा हूं आपको, के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको और अच्छे से लिखें तो बेटा क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसे क्या लिखते हैं, Na को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और क्या बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम मोलालिटी बोलते हैं, याद आया सबको, इसको मोलालिटी बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला फिर क्या बन गया था, जल्दी बताओ,
फॉर्मूला क्या बन गया था, डेल्टा टीबी इक्वल टू, ये के बच गया था, ये के बच गया था, ये एम ए बच गया था, और इस पूरे के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया था, एम, मोलालिटी। फिर मैंने आपको एक, उस समय जिस दिन मैं ये टॉपिक पढ़ा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था, के क्या है, कांस्टेंट, और एम ए क्या है, कांस्टेंट। हाँ, क्या एम ए भी कांस्टेंट है, एम ए कांस्टेंट है, एम ए क्या है, बताओ, एम ए क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो मैंने उस दिन आपको बोला था एम ए कांस्टेंट रहता है, यानी कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने इस बात को जोर डालते हुए बोला था सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज नहीं होता, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं सिर्फ इतना बोल के निकल जाता ना कि एम ए कांस्टेंट होता है हमेशा, तो आपका ध्यान उतना इस पर नहीं जाता। लेकिन अगर मैं बार बार ये बोलने लग जाऊं कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज नहीं होता, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज नहीं होता, फिर आपके दिमाग में बनाएगा तो सॉल्यूट का होता है क्या, क्योंकि एक बार मैंने सॉल्यूट नहीं बोला, मुझे क्या बोलना चाहिए था पता है, मुझे बोलना चाहिए था किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता, ऐसा बोलना चाहिए था। पर मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने क्या बोला, स्पेशली बोला किसका नहीं होता, बोला मैंने सॉल्वेंट का। मैंने ये नहीं बोला कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता। तो क्या सॉल्यूट का होता है, हाँ, कुछ ऐसे सॉल्यूट पाए गए हैं जो जैसे ही किसी सॉल्वेंट में जाते हैं अपना मॉलिक्यूलर मास चेंज कर देते हैं, मॉलिक्यूलर मास चेंज कर देते हैं। अब वापस कहानी पे आते हैं, बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपको मालूम है, 180, ठीक, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60। इसका मॉलिक्यूलर मास, अब तुमने क्या सोचा, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, यहां 60 रख दिया, पर आपका आंसर गलत आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं पर, जो हमको पता भी नहीं चल पाया। एक्चुअली में एसिटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉल्वेंट में जाते ही अपना मॉलिक्यूलर मास बदल देता है। पर आपको सपना थोड़ी आया है कैसा हुआ है, आप तो यहां पर वही वैल्यू पुट अप करोगे ना जो आपको निकालने आता है। तो बेटा यहां पर आंसर क्यों गलत आया, क्योंकि आपने गलती से एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी पाई जाती है सॉल्वेंट में जाते ही अपने मॉलिक्यूलर मास को चेंज कर देता है। ये काम सब नहीं करते, और मेरे ख्याल सब समझ भी गए होंगे आप। ये सब ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज नहीं होता, और ये सब जो कंपाउंड है बेटा, ये सब कंपाउंड जैसे किसी सॉल्वेंट में जाते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है। और जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाए तो बोलते वो क्या शो कर रहा है, क्या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब कोई कंपाउंड सॉल्वेंट में जाते ही अपना मॉलिक्यूलर मास बदल दे तो हम कहते हैं वो क्या शो कर रहा है बेटा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अब बहुत सारी बातें समझनी है कि कोई कंपाउंड क्यों ऐसा करता है, कोई कंपाउंड क्यों ऐसा करता है, और अगर करता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास बदल के कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो यहां पर रखना है ना। यहां एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, तो जब 60 रखा तब तो आंसर गलत आ रहा है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि यहां क्या रखूं, तो इसका बदला हुआ मास यानी इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता चल जाए तो उसको यहां रखोगे तब आपका आंसर सही आएगा। तो बहुत सारी बातें जाननी है कि एक्चुअल में कौन मॉलिक्यूलर मास चेंज करता है। तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग गया है कौन मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं करता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे अपने मॉलिक्यूलर मास को चेंज करने का टेंडेंसी रखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो चलिए बेटा, अभी अभी हमको मालूम चला है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो सकता है। किसका बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट है। अब चलो, अब मैं इसको इस तरह से आपको दिखाता हूं, ध्यान समझना इसको, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना बेटा। मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया और इसमें मैंने कोई भी एक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर, बात नहीं करो लड़की हो, क्या हंस रही हो, हैं? ये देखो, अब एकदम ध्यान रखेंगे बेटा। सपोज मैंने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, ध्यान सुना बेटा, कोई भी एक कंपाउंड ले लिया और उसके अंदर मैंने सॉल्यूट डाल दिया। देखो बेटा, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो ये कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन का मैं कहूंगा चलो डेल टीबी का वैल्यू फाइंड आउट करो। आप फाइंड कर लेना बेटा जो भी आएगा इसका। इस सॉल्यूशन का एलिवेशन फाइंड करने बोला तो आप एलिवेशन फाइंड कर लीजिएगा, ओके। लेकिन अब देखना क्या होने वाला है, एकदम ध्यान सुनेंगे। जो सॉल्यूट मैंने यहां पर लिया है उसी को मैं फिर से यहां पर बना रहा हूं बेटा, एकदम ध्यान सुनना मैं क्या करने जा रहा हूं।
एकदम ध्यान सुनेगा, सब कुछ सेम है। अचानक मैं क्या देखता हूं कि ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया था उसमें अचानक मैं ये देखता हूं कि जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट अचानक ना टूटने लगे। ये देखो बेटा, ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट थे ना ये टूट गए, और टूट के कुछ इस प्रकार के हो गए। देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना क्या होने वाला है। अब ये ऐसा दिखने लगा, ये देखो, ये देखो बेटा, अब यहां पर पार्टिकल्स टूट गए। अब बताओ, सॉल्यूट मान लो वही था, अचानक कुछ देर के बाद ये टूटने लगे। अब बस इतना पूछूंगा, अब डेल्टा टीबी का वैल्यू अचानक क्या सेम रहेगा? क्योंकि सॉल्यूट तो सेम था, पर कुछ देर के बाद वो टूट गया। तो बताओ डेल्टा टीबी सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा कि कम होगा? डेल्टा टीबी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टीबी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं, क्वांटिटी, नंबर ऑफ सॉल्यूट। यहां कितने गिन के बताओ, गिन सकते हो ना? 8 हैं, मैंने डबल कर दिया यहां पर। तो बेटा अगर कोई कंपाउंड टूट गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं देखता कि तुमने कौन सा सॉल्यूट मिलाया है, वो बस ये देखता कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। तो अगर अचानक तुम्हारा कंपाउंड टूटने लग जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। और अगर यहां देखो, एक और केस देखते हैं बेटा। यहां देखेंगे, सपोज यहां देखना, मैंने क्या कर दिया, अचानक मैंने क्या देखा, गौर सुनना, अचानक मैंने क्या देखा, सॉल्यूट यही है पर वो आपस में जुड़ने लग गए। ये देखो, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो गया। अब बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? याद ना, 2 जुड़ के एक हो गया। अब ये पूरा सिंगल मॉलिक्यूल है बेटा। अब ये सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? अब 4। यहां पर 8 थे, अब 4 हो गए। फिर से पूछूंगा कि क्या अब भी डेल्टा टीबी के वैल्यू सेम रहेगा? नहीं, क्या हो जाएगा? कम। तो अब क्या समझे, जो कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही आएगा जितना आप सोच रहे हो। लेकिन गलती से अगर आपने ऐसा सॉल्यूट ले लिया जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो गया, तो फिर उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगा। और ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया जो जुड़ जाएगा तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके एक्सपेक्टेशन से कम आएगा। और ये क्यों हुआ? कंपाउंड की डिसोसिएट होने के कारण, या फिर बेटा एसोसिएट होने के कारण। तो याद रखेंगे, आज के क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं जिसमें ऐसे सॉल्यूट आएंगे जो या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं बेटा? एसोसिएट। तो अब चलो, अब मैं आपको दिखाता हूं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब कहां पर आएगा उसको देखो। अब प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी देखेंगे बेटा। ये बताइए मेरे को, अगर मैं डेल्टा टीबी निकालने बोलूं, तो यहां पर क्या पुटअप करोगे? ये जो भी कंपाउंड होगा, ये जो भी होगा, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसका वैल्यू यहां पर रख दूंगा मैं, और मेरा आंसर सही आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है, इस केस में एमबी का वैल्यू क्या रखोगे? अच्छा, एमबी मतलब क्या होता है? मोलर मास। और मोलर मास मतलब एक पार्टिकल का मास। ये बताओ बेटा, मान लो आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, सपोज C12H22O11, ये शुगर है। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 342। अब शुगर मान लो टूट गया, शुगर मान 2 हिस्सों में टूट गया, C6H12O6। शुगर 2 हिस्सों में टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 180। इसे कितना होता है बेटा? 180। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना, अगर कोई कंपाउंड टूट गया और ऐसे 2 पार्टिकल बनाएगा जिसमें उनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर जो प्रॉब्लम आने वाला है उसको सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसी को मेन समझना है आप लोग को। गौर सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये बताओ, इस क्वेश्चन में एमबी क्या रखूं? क्योंकि एमबी का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का मास। एमबी का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का मास। ग्लूकोज का मास कितना था? 180। पर अब बताना, मैं इसे पूछ रहा हूं, ये ग्लूकोज है, तुमने बोल दिया इसका मॉलिक्यूलर मास 180 है। चलो इसको तोड़ देता हूं मैं। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा और अगर मैं ऐसे तोड़ूंगा तो तुम तो जज ही नहीं कर पाओगे ना, इसका मास अब कितना होगा, इसका मास कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो परेशानी क्या है बेटा, जब कोई कंपाउंड टूट जाता है
तो आपको समझ में नहीं आ गया यहां पर क्या वैल्यू पुट अप करूं, क्योंकि टूटने के बाद कंपाउंड बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद उनका मास भी तो बढ़ जाएगा, उनका मॉलिक्यूलर मास भी तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब कोई कंपाउंड टूट जाए तो एमबी क्या पुट अप करेंगे, आप सोचते रह जाओगे। और जब कोई कंपाउंड जुड़ जाए तब भी एमबी का वैल्यू क्या पुट अप करें, ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि अब हमें एमबी का वैल्यू क्या लेना है, एमबी क्या लेना है, क्योंकि जब कोई कंपाउंड टूट जाता है तो मास में कमी आ जाएगी क्योंकि मास बढ़ जाएगा, और कोई कंपाउंड अगर जुड़ गया तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा। तो अब सुनेंगे फाइनल बात। अभी तक बस इतनी बात हमको समझ में आई है कि अगर कोई कंपाउंड टूटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो बिना किसी परेशानी के हम यहां पर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पुट अप कर देंगे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड टूट गया तो यहां क्या पुट अप करेंगे पता ही नहीं है हमको, क्योंकि कंपाउंड टूट गया। और अगर कोई कंपाउंड जुड़ गया तब भी यहां क्या पुट अप करें हमको पता ही नहीं है। तो ये बताना बेटा, यहां पर एमबी क्या पुट अप करें हमको नहीं मालूम चल पा रहा है, यहां एमबी क्या पुट अप करें हमको नहीं मालूम चल पा रहा है। तो अब इन सब का एक सबसे अच्छा इलाज एक साइंटिस्ट ने निकाला बेटा, जिनका नाम था वैन थॉफ। एक वैन थॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक वैन थॉफ फैक्टर दिया जिसको आई से डिनोट करते हैं। ये जितना अभी सुनने में ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, पर जब लास्ट में इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ना, एकदम आसान सॉल्यूशन है, एकदम आसान सॉल्यूशन। सुनना इधर, एक साइंटिस्ट है वैन थॉफ, उन्होंने एक वैन थॉफ फैक्टर नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया। सुनो, वैन थॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि जब भी आप कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हो, सुनना बेटा, जब भी आप कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हो, चाहे डेल टीबी हो चाहे डेल टीएफ हो, देखते जाना बेटा मैं क्या बता रहा हूं। और एक और पाई भी था ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, तो अब सुनेंगे एकदम ध्यान से। आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालो, एमबी सब में फेस करना है आपको। और अभी परेशानी क्या चल रही है, जब कोई कंपाउंड टूट जाता है तो उसके एमबी बदल जाता है, जब कोई कंपाउंड जुड़ जाएगा तब भी एमबी बदल जाएगा। और जब एमबी बदल जाए तो बोलते हैं क्या शो कर रहा है कंपाउंड, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब कोई कंपाउंड टूटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो एमबी नॉर्मल रहता है। पर जब कोई कंपाउंड डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए तो उसका एमबी बदल जाता है। अब एमबी बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसको पता लगाने कोई तरीका नहीं है। अगर कोई कंपाउंड टूट गया तो एमबी बदल जाएगा, तो एमबी बदल के कितना हो जाएगा इसको फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है। तो एक साइंटिस्ट वैन थॉफ, इन्होंने कहा एक सिंपल आपको मैं इलाज बताता हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर, सुनो अब क्या बोल रहा हूं मैं, आप यहां पर वही वैल्यू पुट अप करो जो आपको निकालने आता है, बस साथ में ना यहां पर आई मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर रिपीट करता हूं, ये बताओ बेटा, एसिटिक एसिड अगर टूट गया तो इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके कितना हो जाएगा, अब ये मत सोचो टूटने से पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, तो अब 60 ही पुट अप करो, बस साथ में आई लगा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये देखो K2SO4, इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको यहां पुट अप कर दो, बस साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आई। तो वैन थॉफ ने एक सिंपल इलाज निकाला। अब आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि यहां कौन सा वैल्यू पुट अप करें, यहां पर आप वही वैल्यू पुट अप करो जो आपको निकालने आता है, बस शर्त है कि आई मल्टीप्लाई करना है बस। अब इतना बता दो, आई मल्टीप्लाई करना कब है, आई मल्टी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, नेप्थलीन, कैम्फर, प्रोटीन, इनमें आई मल्टीप्लाई नहीं होगा। कोई एसिड आ जाए, कोई बेस आ जाए, कोई सॉल्ट आ जाए, यानी कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसको देख के आपको पता चल गया कि वो टूटने वाला है, आई लगा देंगे वहां पर, तो आपका आंसर ठीक। तो अब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि अब मुझे यहां पर क्या पुटअप करना है, यहां वही पुटअप करो जो आपको मालूम है किसी कंपाउंड का। जैसे कि फिर से रिपीट करता हूं बेटा, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 36.5, 36.5। तो आप यहां पर 36.5 ही लिखो, साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आई। अब बस बच गया कि आई कैसे निकालते, तो आई निकालना बहुत आसान है, आई पता करना बहुत आसान है। यहां देखना बेटा, मैं आपको ना आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूं, ये बहुत आसान है पता करना। तो बेटा आई निकालने का फॉर्मूला होता है, आई निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहां पर लेंगे बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर
डिसोसिएशन और एसोसिएशन। देखते जाना, मैं एग्जांपल भी दिखाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। NaCl जब वाटर में जाता है तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है, क्या बनता है बेटा? Na प्लस और Cl माइनस। चलो इसका I का वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ बेटा I कैसे निकालेंगे? मैंने बताया इनिशियल, तो इनिशियली ये सिंगल है ना, इनिशियली ये सिंगल है, एंड आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? ये दो। तो I की वैल्यू क्या हो गया बेटा? 2। तो बस NaCl में I की वैल्यू 2 होने वाला है। अच्छा जी, इसको देखो बेटा, ये देखो CaCl2 जब इसको आप वाटर में डालोगे ना, CaCl2 को, तो ये ऐसे टूटता है बेटा, एक कैल्शियम आयन और दो क्लोराइड आयन। तो जल्दी बताओ आई की वैल्यू क्या होने वाला है इसमें? ये शुरू में कितना था? पूरा है 1 है, एंड आफ्टर डिसोसिएशन 3, एक कैल्शियम और दो क्लोराइड, तो आई की वैल्यू क्या हो गया बेटा? 3। अच्छा जी, इस एग्जांपल को देखो, AlCl3 को जब आप वाटर में डालोगे तो ये कैसे टूटेगा बेटा? ये एक बनेगा एल्युमिनियम आयन और बनेगा 3 क्लोराइड आयन। जल्दी बताइए आई का वैल्यू क्या होगा इसमें? इसमें आई का वैल्यू होने वाला है बेटा 4। अच्छा ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल K2SO4, K2SO4 को अगर आपने वाटर में डाला तो K2SO4 बेटा ऐसे टूटता है, दो पोटेशियम आयन और एक सल्फेट आयन। तो बताइए कितने आयन बने? 3, दो पोटेशियम एक सल्फेट, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। आई का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 3। तो अब मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी NaCl आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तो न्यूमेरिकल जैसे अभी तक बनाया वैसे ही बनाना है आपको। यहां पर वही मॉलिक्यूलर मास रखना जो आपको इनका मालूम है, बस शर्त यह है साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? आई, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो एक बार फाइनली बता रहा हूं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, नेफ्थलीन, कैम्फर, प्रोटीन, इन सब में आई मल्टीप्लाई नहीं होता, और ये सब आ जाएंगे तो आई मल्टीप्लाई करना, बाकी न्यूमेरिकल वैसे ही बनेगा। सॉल्यूट दिया रहेगा, सॉल्वेंट दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, तो न्यूमेरिकल अब तक जैसे बना वैसे ही बनना है। बस आज की क्लास में एक्स्ट्रा क्या सीखा तुमने? आई मल्टीप्लाई करेंगे। आई मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? कब करते हैं? जब कंपाउंड जिसको देख के आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है, वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट। प्लीज कॉपी करेंगे इसको बेटा। हाँ, लेकिन आई निकालने आपको आना चाहिए भाई। किसी क्वेश्चन में किसी कंपाउंड को देख के आपको पता चलना चाहिए कि आई कितना होगा। तो उसके लिए अब यह जरूरी है कि आपको मालूम हो कि कोई कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है तो कैसे डिसोसिएट होता है, ये पता होगा तभी आप आई एकदम करेक्टली निकाल सकते हैं। तो अभी कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम ये चेक करेंगे कि हमको कंपाउंड को डिसोसिएट करने आता है कि नहीं आता है। तो अब मैं कुछ कंपाउंड दूंगा बेटा, आपको उनको डिसोसिएट करना है।
और आई का वैल्यू आपको बताना होगा, क्योंकि ये तो जरूरी है ना कि पहले आपको आई का वैल्यू तो सही सही मालूम हो। ठीक है, ठीक, ये सबने कॉपी कर लिया बेटा। तो अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूं, आप उनको डिसोसिएट करके दिखाना। ठीक है। अच्छा, और इन सब के पीछे एक बात तो बताओ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, समझ में आ गया ना? जब कोई कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता, तब उसके मॉलिक्यूलर मास को नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और जब कोई कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा। तो बदलने के बाद जो भी होगा, क्या बोलेंगे उसको? एबनॉर्मल। पर वो क्या होगा वो पता लगाना मुश्किल है, तो ज्यादा अच्छा पता ही ना लगाएं। पता ही ना लगाएं, यहाँ पर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रखो और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? आई। चलिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे आप इनको डिसोसिएट करके आई का वैल्यू मुझे बताएंगे बेटा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी ये सब काम आने वाला है। बनाइए। चलो, इन कंपाउंड्स को मुझे डिसोसिएट करके बताओ। कोशिश कीजिए, दिक्कत होगी तो मैं हेल्प करूंगा, आप अपने लेवल पे जो भी जैसे भी इनको डिसोसिएट कर सकते हो करो। ये तो एग्जांपल और दिया है मैंने, इनको भी डिसोसिएट करेंगे बेटा।
देखो अब इनको कैसे डिसोशिएट करेंगे। अगर आपने सही सही कर लिया है तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन अगर आपको इनको डिसोशिएट करने में दिक्कत हो रहा है तो देखो कि नियम तो कहता है कि आपको ये डिसोशिएट करने आना चाहिए, आपको ये इनको आयोनाइज करने आना चाहिए। पर अगर आपको नहीं बन रहा है, इनको आयोनाइज करते नहीं बन रहा, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, एक सिंपल तरीका। उस तरीके को बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि NaOH को हम कैसे तोड़ते हैं, कंफर्म करेंगे प्लीज। Na प्लस और OH माइनस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता था, NaO माइनस और H प्लस, ऐसा भी कर सकते थे। कभी कभी कोई कंपाउंड, मैं आपको एक्चुअली पूछना क्या चाहता हूं, इधर देखना, CH3COOH को आपने कैसे तोड़ा। पहला ऑप्शन CH3CO माइनस OH माइनस, दूसरा CH3COO माइनस H प्लस। इसमें से कौन सही है बताएंगे। हालांकि दोनों में आई का वैल्यू सेम ही आएगा, आई का वैल्यू सेम आ रहा है, पर सही कौन सा बताएंगे। ऊपर वाले में सही कौन सा है, नीचे वाला, और नीचे में कौन सही है। तो मैं एक्चुअली यही तो पूछ रहा हूं कि यहां भी OH लिखा है, पर तुम कहते हो कि यहां पर H निकलेगा, और यहां भी OH लिखा है पर तुम कहते हो OH निकलेगा। तो जब कहीं पर OH लिखा होता है, जब कहीं पर OH लिखा होता है तो बेटा OH को निकालते हैं, जब कभी OH लिखा होता है तो OH को निकालते हैं कि H को निकालते हैं, कैसे पता चलता है। I का वैल्यू बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, पहले कंपाउंड को आप तोड़ना सीखिए कैसे टूटता था। आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, जब किसी कंपाउंड को हम तोड़ते हैं ना, तो बेटा वो बॉन्ड पहले टूटता है जो ऑब्वियस सी बात है वीक होगा। जो बॉन्ड वीक होता है वो पहले टूटेगा, और जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या बनने वाला है। तो कैसे पता लगाते हैं, ये देखो एक सिंपल तरीका बताता हूं बेटा। अगर OH किसी मेटल से जुड़ा है, अगर OH, ध्यान सुनेंगे, अगर OH किसी मेटल से जुड़ा है तो मेटल वाला बॉन्ड हमेशा वीक होता है, मेटल से बना हुआ बॉन्ड हमेशा वीक होता है। यानी कि ये बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो अगर ऐसे टूटेगा तो बेटा जल्दी बताओ, OH निकल जाए क्या बन के, OH माइनस, और जो मेटल होगा उसमें क्या जाएगा, प्लस चार्ज। लेकिन अगर OH किसी नॉन मेटल से जुड़ा है, किसी नॉन मेटल से, तो बेटा नॉन मेटल वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये टूटने वाला नहीं है। तो फिर अब ये बॉन्ड टूटेगा। अब ऐसे केस में बोलो क्या बनेगा, नॉन मेटल के साथ अभी भी कौन बैठा हुआ है, O माइनस चार्ज के साथ, और बाहर क्या निकल गया बेटा, H प्लस। अब यहां पर वापस आते हैं, ये बताओ ये जो O है किसके साथ जुड़ा है, बेंजीन के साथ। बेंजीन में कार्बन होता है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। COOH में ये जो O है, O किससे जुड़ा है, कार्बन से। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो बॉन्ड बेटा कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। देखते जाओ। इसमें एल्युमिनियम क्या है, मेटल, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। जब भी आपको मेटल दिख जाए तो जस्ट मेटल के बगल वाला बॉन्ड तोड़ देना। जब भी आपको मेटल दिख जाए, मेटल के बगल वाला बॉन्ड तोड़ो, मेटल के बगल वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए। देखो ये मेटल है, जस्ट बगल वाला बॉन्ड तोड़िए, मेटल के जस्ट बगल वाला बॉन्ड तोड़िए। मेटल है ये पोटेशियम, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सोडियम मेटल है, ये बॉन्ड टूटेगा। पोटेशियम मेटल है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब भी मेटल आ जाए ना तो मेटल के जस्ट बगल वाला बॉन्ड टूटता है। तो अब बताओ क्या बनाऊंगा, अब उस तरफ क्या चला गया, मैग्नीशियम। अच्छा, अगर अभी आपको ना चार्जेस में दिक्कत हो रहा है तो चार्जेस को मत लिखो, चलेगा। इस चैप्टर में चार्जेस का मतलब नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में देख लेंगे। अभी बस तोड़ना सीख जाओ। तो लेफ्ट साइड कौन चला गया, Mg, और राइट साइड पूरा का पूरा कौन आ गया, CO3। कितने पार्टिकल बने बेटा, 2। लेफ्ट साइड क्या गया, बेरियम, और राइट साइड OH। कितने बार OH है, 2 बार। तो यहां पर बेटा बताओ कितने पार्टिकल बने, 3, एक Ba और 2 OH। इसमें बताओ ये NH4 एक एक्सेप्शन समझ लो कि NH4 में NH4 वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब बताओ लेफ्ट साइड क्या गया, NH4, राइट साइड Cl, I के वैल्यू 2। लेफ्ट साइड कौन चला गया, एल्युमिनियम, राइट साइड 3 OH, I का वैल्यू 4। लेफ्ट साइड क्या चला गया, 2 सोडियम, और राइट साइड 1 SO4, I के वैल्यू 3।
लेफ्ट साइड क्या आ गया बताओ, लेफ्ट साइड CH3CO। एक मिनट, हाँ एक मिनट बेटा, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा ना, क्योंकि नॉन मेटल है। क्या बनेगा CH3COO माइनस, मतलब CH3COO, और क्या बनेगा बेटा इधर H। इसमें लेफ्ट साइड क्या बनेगा, ये देखो लेफ्ट साइड बनेगा ये, और राइट साइड ये। आई का वैल्यू इसमें कितना है 2, इसमें आई का वैल्यू 2, इसमें आई है, इसको कैसे तोड़ूंगा मैं, लेफ्ट साइड क्या चला गया 4 पोटेशियम, और राइट साइड जो भी है उसको एक साथ लिखो बेटा, ये सब पूरा एक साथ है, ये एक साथ है, ये कितने बने 5, कैसे 4 पोटेशियम और एक ये पता नहीं क्या जो भी है। इसमें आइए, इसमें लेफ्ट साइड 2 सोडियम, और राइट में ये पूरा एक साथ रहेगा, पूरा एक साथ रह, कितने हो गए 3। लेफ्ट साइड कौन गया पोटेशियम, ये पूरा एक साथ रहेगा बेटा, आई का वैल्यू 2। लेफ्ट साइड मैग्नीशियम, और राइट साइड ये पूरा रहेगा बेटा Cr2O7, कितना हुआ लेफ्ट साइड 2 एल्युमिनियम, और राइट साइड 3 सल्फेट, कितने हो गए 5। तो क्लियर है, तो आपको कंपाउंड को डिसोसिएट करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी यूज होगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तो बिना इसके पूरा ही नहीं होता बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यही सब रहेगा, यही सब। तो एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया तोड़ने का। अब ठीक है, तो अभी तक आपने डायरेक्ट आई निकालना सीख लिया, तो बोलो बेटा सबके आई आपको दिख रहे कितने होंगे, आई का वैल्यू दिख रहा सबको। अच्छा, पर एक बात और है ना, अभी तक तो आप सिर्फ तोड़ रहे हो कंपाउंड को, पर भूलना मत कुछ कंपाउंड जुड़ते भी तो हैं। अभी तक आप सिर्फ तोड़ रहे हो, अब कंपाउंड जुड़ जाएगा तो आई का वैल्यू कितना होगा। अभी तक आप कंपाउंड को तोड़ रहे थे, तो तोड़ने से आई का वैल्यू कितना होगा आपको दिख रहा है, पर कंपाउंड अगर जुड़ गया तो आई की वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर दो बातें समझनी है, अगर कंपाउंड जुड़ गया तो आई की वैल्यू कितना होगा, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जुड़ता कौन है। अभी तक तो सब टूट ही रहे थे, अभी तक सब टूट रहे, अब जुड़ेगा कौन। तो सुना बेटा, कौन से कंपाउंड जुड़ते हैं, कौन से कंपाउंड जुड़ेंगे, अब वो बता रहा हूं आपको मैं। तो एकदम गौर सुनेगा, कोई भी कंपाउंड जब टूटता है, एकदम ध्यान सुनो बेटा लॉजिक क्या है। कोई भी कंपाउंड टूटता है तो उसके पीछे दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर का होना। तो आप पहले इस बात को दिमाग में बिठा लो, कोई भी कंपाउंड तभी टूटता है जब पानी में घोलते हैं। जब कोई चीज पानी में डिसॉल्व होता है तो टूटेगा ही टूटेगा। जब भी कोई कंपाउंड पानी में जाएगा तो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, अब टूटता कौन है सुनो, तो टूटता है बेटा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी टूटता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टूटता है। अच्छा बताओ, पहचानने आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसमें से कौन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, कार्बन, कार्बन वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनिक है क्या, इसमें नहीं, कोई ऑर्गेनिक नहीं है, समझे। तो याद रखना, वाटर में डालने के बाद कौन टूटेगा, इनऑर्गेनिक भी टूटेगा, ऑर्गेनिक भी टूटेगा। लेकिन अब देखते हैं बेटा जुड़ता कौन है, इसको समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपाउंड जुड़ेगा कब, ये देखो यहां पर दो मैंने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया मैंने, इसका दो मॉलिक्यूल मैंने जोड़ दिया। तो पहली बात, जुड़ेगा कब, तो जुड़ेगा तब जब किसी कंपाउंड को आप बेंजीन में डालोगे। अगर आपने इस स्कूल में न्यूमेरिकल बनाया होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर में देखना, किसी क्वेश्चन में वाटर लिखा था, कभी बेंजीन लिखा था। सुनो ध्यान से, जब कोई कंपाउंड को आप बेंजीन में डालोगे तो जुड़ेगा। और ये कौन पता है, ऑर्गेनिक। क्या समझे, क्या समझे, टूटेगा ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, पर जुड़ेगा सिर्फ कौन, ऑर्गेनिक। और कितना जुड़ेगा, तो दो, हमेशा दो ही मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, हमेशा दो ही मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो अब बताना मेरे को, इस केस में आई की वैल्यू कितना है, इस केस में टूट के कितना हो गया, तो एक टूट के हो गया दो, तो आई की वैल्यू 2। यहां दो जुड़ के हो गया एक, तो आई की वैल्यू 1/2। समझा चंद्र बाबू। तो क्या इन सब में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। अभी तक एसोसिएशन के एक भी एग्जांपल नहीं किए हम लोग। तो पहले तो आप समझो कि कब कोई डिसोसिएट, सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा बेटा, आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। कौन टूटेगा, तो इनऑर्गेनिक भी टूटते हैं और ऑर्गेनिक भी टूटेगा, पर कब, जब आप इनको किस में डिसॉल्व करते हो बेटा। तो याद रखना, डिसोसिएशन हमेशा किस में होता है, वाटर में। लेकिन अगर आप किसी
इनऑर्गेनिक को नहीं ना, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बेंजीन में डालोगे या फिर ऑयल में, ऑयल भी ले सकते हो, तब दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो जाता है। और जब भी दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक होगा तो आई की वैल्यू क्या होगा 1/2। तो इसको एक काम करो ना, ऐसे याद रख लो ना, ऐसे याद रख लो कि जब भी किसी क्वेश्चन में बेंजीन लिखा हुआ देखेगा, क्या होगा बे? ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर वाटर होगा तो आई का वैल्यू आपको निकालना मैंने सिखा दिया, लेकिन अगर बेंजीन होगा तो हर बार आई की वैल्यू क्या होगा 1/2। मैं ये बोल रहा था, जब जब क्वेश्चन में बेंजीन लिखा होगा आई की वैल्यू क्या लेंगे बेटा 1/2। तो जब आप आगे चल के न्यूमेरिकल बनाओगे तो आई आपको चाहिए, तो इसको लिख ले रहा हूँ, आपको काम आएगा बेटा, ये इसको लिख ले रहा हूँ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों डिसोसिएट होंगे, पर जब एसोसिएट करने की बात आएगी तो सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, और वो भी कैसे होता है बताऊंगा अभी आपको। क्या बेटा? तो कहाँ हुआ, तो OH कहाँ हुआ, H निकाला हूं मैं तो। मैं ये बताओ, यहां पर OH निकाला कि H निकाला? OH निकाला ना। तो OH तब निकलता जब मेटल होता है, यहां मेटल है क्या, इसीलिए OH नहीं निकला। कौन निकला? H निकला। मेटल रहेगा तभी OH निकलेगा, नॉन मेटल में OH नहीं निकलता, H निकलता है। इसके न्यूमेरिकल बहुत पेचीदे हैं, अगर थियरी एकदम क्लियर नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे बेटा। और गलती से एनसीईआरटी में एक आध बार, अभी अगर आपके पास बुक होगा ना एनसीईआरटी का, तो एक बार ना इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करने वाला एक क्वेश्चन, उसको देखना। एनसीईआरटी के 2 पन्ने में उसको सॉल्यूशन दिया है, मजा रहा कि समझ में आ जाए, मतलब इतना गंदे लैंग्वेज में दिया है उसका क्वेश्चन को, आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए पहले थियरी को समझ जाओ, फिर सब कुछ आसान हो जाए। अभी मैं फाइनल एक कंक्लूजन आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी कर लिए बेटा। तो अब बस एक चीज और पूछूंगा मैं, बताना मेरे को, ठीक है? देखते जाना क्या करूंगा मैं। ये देखो बेटा, CH3COOH को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देखते जाना क्या कर रहा हूं मैं। C6H5COOH जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, या फिर C6H5OH इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है? देखते जाना क्या कर रहा हूं मैं। अब इसी का एक और केस, फिर से CH3COOH अगर इसको बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, C6H5COOH अगर इसको बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और C6H5OH जब बेंजीन में जाएगा तो क्या होगा। आंसर आपको पता है पहले से, आई की वैल्यू पहले से क्लियर है आपको। ये कैसे टूटेगा बताओ, CH3COO माइनस H प्लस, आई की वैल्यू 2, ये C6H5COO माइनस H प्लस, आई की वैल्यू फिर से 2, C6H5O माइनस और H प्लस, फिर से आई की वैल्यू 2। ये तीनों टूटे हैं, पर जब मैंने बेंजीन लिख दिया तो अब ये टूटेंगे नहीं बल्कि जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगा बेटा, आई का वैल्यू क्या होने वाला है 1/2। हालांकि अभी आपको पता नहीं कि जुड़ेगा कैसे, बस आपने अंधाधुन बोल दिया आई का वैल्यू क्या होने वाला है 1/2, बिना कुछ समझे आपने सीधा बोल दिया कि क्योंकि मैंने बेंजीन देखा, और मैंने आपको बोल दिया था कि बेंजीन देखते ही क्या लिख देने का 1/2, पर आपको पता भी तो होना चाहिए जुड़ कैसे रहा है ये। तो अब मैं आपको दिखाता हूं बेटे जुड़ते कैसे हैं, ध्यान सुनना। ये जो एसिटिक एसिड है, अच्छा कितने मॉलिक्यूल जुड़ के एक होते हैं, 2 जुड़ के एक होते हैं, हमेशा 2 जुड़ के एक होते हैं। तो कैसे हो देखना बेटा, ये देखो ध्यान देखना, ये है CH3COOH, आपको तो पता है ना CH3COH को ऐसे भी लिखते हैं बेटा। अब इसको दो बार लिख लेते हैं, ठीक है? ये देखो CH3COOH, ये मैंने इसको 2 बार लिख लिया। अब इनको चलो जोड़ देते हैं, कैसे जुड़ेगा यहां देखना बेटा, CH3COOH
OH, देखते जाएंगे ध्यान से, CH3COOH। अब इनको आप आपस में जोड़ दो। ये देखो मैंने इनको ना ये जोड़ दिया। कोई बताएगा ये कौन सा ऐसा अट्रैक्शन जिस कारण ये जुड़ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग जो बार बार बात कर रहे थे ना कि ये मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, आपको पता भी होना चाहिए कि किस अट्रैक्शन के कारण वो जुड़ते हैं। कौन सा अट्रैक्शन बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ऐसे, इसमें कैसे होगा? ये भी सेम बनेगा, ये भी सेम टू सेम बनेगा। ये वाला ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा। C6H5 क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? OH। C6H5 यहाँ पर लिख दिया मैंने OH। इसको ऐसे कर दो। तो जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो ये सब स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाएगा। बताइए, दो जुड़ के क्या हो गया बेटा? एक। ये पूरा एक हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड जुड़ता कैसे। जब भी कंपाउंड जुड़ता है तो एक ही रीजन है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी कंपाउंड जुड़ेगा तो उसके पीछे एक ही आंसर होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोई ऐसा अट्रैक्शन आज तक नहीं बना है जो मॉलिक्यूल को जोड़ दे। तो मॉलिक्यूल अगर जुड़ेगा तो उसका एक ही शर्त है कि वो क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है? ऑर्गेनिक में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्गेनिक, तभी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, बाकी इनऑर्गेनिक कभी जुड़ता नहीं है। तो कॉपी कर लेंगे बेटा इसको। बस ये राइट साइड वाला कॉपी कर लो, लेफ्ट साइड आपको पता ही है। सिर्फ ये इन सब में आई का वैल्यू 2। जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये सारा थ्योरी बहुत काम आएगा बेटा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास उन कंपाउंड्स का बदलता है जो या तो डिसोसिएट हो जाता है या फिर एसोसिएट हो जाता है। पर मॉलिक्यूलर मास चेंज होके कितना हो जाएगा हमें उसकी चिंता नहीं है। हम वही मॉलिक्यूलर मास लेंगे जो हमको निकालने आता है। बस आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एक्स्ट्रा कि हमको आई मल्टीप्लाई करना है, बाकी चीजें सब कुछ वैसे ही रहेंगी। और आई निकालना मैंने सिखा दिया है। कंपाउंड को तोड़िए, आई का वैल्यू आपके सामने होगा। जब जब वाटर लिखा रहेगा तो कंपाउंड को तोड़ना होता है, और जब जब बेंजीन लिखा रहेगा तब कंपाउंड को एसोसिएट करना होता है। और इसका फाइनल जब एक एग्जांपल देखोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज के पीछे आखिरी में एक्चुअली हमें क्या करना होगा। ठीक है बेटा? लिख लिए? ठीक है, क्या तुम लोग को? ठीक है, अब एक फाइनल एग्जांपल दिखाता हूं। अब इस एग्जांपल के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कब एक्चुअली क्या करना होगा। ठीक है, यहां देखना। चलो एक फाइनल क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है कि अगर 2 ग्राम एसिटिक एसिड को 100 ग्राम वाटर में डाल दें तो डेल्टी बी क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, 2 ग्राम एसिटिक एसिड को 100 ग्राम बेंजीन में डाल दें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? चलो मुझे बताना बेटा। फॉर्मूला हमारे पास डेल्टी बी के बी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम बी। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में आई मल्टीप्लाई करना है मेरे को? पहले तो आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में आई मल्टीप्लाई करना है, ये कंफर्म बताइए मेरे को। करना है बेटा? करना है। कैसे पता चला? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब बस इतना बता दो, इस केस में आई की वैल्यू क्या होगा और इस केस में आई की वैल्यू क्या होगा। बाकी न्यूमेरिकल सेम आएगा। सॉल्यूट का वेट दिया है, सॉल्वेंट का वेट दिया, सब यहां पुट अप कर देना, सब बस आई क्या होगा बता दो मेरे को। पहले केस में 2
और दूसरे केस में 1/2। तो जितने न्यूमेरिकल अभी तक बनाए हो ना वही न्यूमेरिकल फिर रिपीट होगा, बस एक्स्ट्रा क्या आई लग जाएगा। अब आई, इसको देखते ही आई के वैल्यू तोड़ने के बाद कितना होगा वो अप्लाई करना है, और इसको देखते ही डायरेक्ट आई के वैल्यू 1/2 ले लेना है। करेक्ट। तो ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, इसके स्पेसिफिक एग्जांपल फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। ठीक है, अगले क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।